अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवीरिया ज़ैद। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर एक ऐसे मोड़ पर है जहां एक तरफ बानी की सेहत और अस्पताल मुंतकली हुकूमत और पीटीआई के दरमियान नई कशीदगी का सबब बन रही है, तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश के जवाब में पीटीआई असम्बलियों से बाहर निकलने की धमकी दे रही है, जबकि बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन क़यादत से रब्ता किया है और एक नए सियासी मंजरनामे की तरफ ये इशारा भी कर रहा है। क्या ये महज पार्लिमानी मुशावरत है या हुकूमती इत्तेहाद में बढ़ती हुई दरार? ये एक अहम सवाल है। बानी के मामले में सवाल सिर्फ अस्पताल मुंतकिली या अडयाला वापसी का भी नहीं है, बल्कि अदालती हुक्म, इंतजामी इख्तियार और सियासी एतमाद का भी है। हुकूमत बानी को तिब्बी तौर पर फिट करार दे रही है, जबकि पीटीआई का मौक़िफ़ है कि अदालती हुक्म की रूह पर अमल नहीं हुआ। तो क्या ये जो मामला है अब सेहत से बढ़कर रियासती इदारों के इख्तियारात और अदालती अहकामात की बालादस्ती का सवाल बन चुका है? दूसरी तरफ पाकिस्तानी सियासत का पुराना चक्कर एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। मुज़ाकरात, डेडलॉक, एहतजाज और पार्लियामेंट से बाहर निकलने का दबाव। लेकिन इस बार एक अहम किरदार बिलावल भुट्टो का है। अपोजिशन क़यादत से उनके राब्ते क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पुल बनाने की कोशिश हैं, या पीपल्स पार्टी अपनी सियासी पोजीशन नए सिरे से तय कर रही है, खुसूसन ऐसे वक्त में जब नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ मामलात पर इख्तलाफात सामने आ चुके हैं और इसी सियासी हलचल के साथ नए सूबों और इंतजामी यूनिट्स की बहस भी तेज है। अब सवाल यह है कि क्या छोटे इंतजामी यूनिट्स वाकई गवर्नेंस बेहतर करेंगे? इसके साथ साथ पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की मुजवज़ा तारीखें भी अहम हैं। अगर दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 के दरमियान इंतखाबात होते हैं तो ये 5 साल बाद निचली सतह की सियासत की बहाली होगी। पंजाब में जो आखिरी बल्दियाती इंतखाबात हुए थे वो 2015 में हुए थे और इन इदारों की मुद्दत 2021 में ख़त्म हो गई थी। नाज़रीन, असल सवाल ये नहीं है कि बानी जेल में रहेंगे या अस्पताल जाएंगे, पीटीआई असम्बलियों में रहेगी या इस्तीफे देगी, बिलावल हुकूमत के साथ खड़े होंगे या अपोजिशन के साथ, नए सूबे बनेंगे या इंतजामी यूनिट्स। असल सवाल यह है कि क्या रियासती फैसले कानून के मुताबिक होंगे, क्या मुज़ाकरात वाकई सियासी हल निकालेंगे या अगले तसादुम का वक्फा साबित होंगे, और क्या इत्तेहादियों के इख्तलाफात हुकूमत की बुनियाद हिलाएंगे, क्या नए सूबे अवाम को इख्तियार देंगे या सिर्फ नई सियासी तकसीम पैदा करेंगे। और अगर 5 साल बाद बल्दियाती इदारे बहाल होना खबर बनते हैं तो जमहूरियत आखिर अवाम की दहलीज तक कब पहुंचेगी? यही वो तमाम सवाल हैं, बड़े चुपते हुए सवाल हैं, जिनके जवाब आज जानने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। पैनल का तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। डिस्कशन के लिए आमिर खाकवानी साहब सीनियर एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी साहब और बाबर डोगर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आमिर खाकवानी साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो कल रात हुआ है सारा मामला, सारी जो सिचुएशन बनी है, इसको आप कैसे देखते हैं? इमरान खान साहब को अस्पताल तो मुंतकिल किया गया लेकिन अलशिफा तक वो नहीं पहुँचे और क्लेम ये है कि उनको कहीं और मुंतकिल किया गया, पिम्स लेके गए और उसके बाद फिट करार दिया गया और वापस वो अडयाला आ गए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उस पर मनोअन अमल भी नहीं हुआ और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है बहुत खाइफ नज़र आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी उनके ज़ाती मौलिज की, और बहनों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी हम सब ने सुन ली है। कैसे देखते हैं सर, क्यों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना गया उस तरह से जिस तरह से फैसला सुनाया गया था? देखिए, ये बहुत ही अफसोसनाक है। मतलब मैं कहना तो शर्मनाक चाहता हूँ, बल्कि कह ही देता हूँ शर्मनाक है बिल्कुल। और ये जिस तरह का डरी हुई हुकूमत नजर आ रही है, सहमी हुई, खौफजदा, बिल्कुल उनको ये इस मतलब तस्वर से ही खौफ आ रहा है कि इमरान खान को पता नहीं बाहर आ रहे या पता क्या आ रहे। पता यही वो मुस्तबिक नून है, यही नवाज शरीफ साहब हैं, यही इनके अता और समेत तमाम लोग हैं जो बार बार ये कहते थे कि जनाब, ये शिकवे करते थे कि इमरान खान ने ये किया और वो किया और उनको वो इस तरह की बयानात देते थे। तो जब आपको मौका मिला है, सुप्रीम कोर्ट ने आपको हुक्म दिया, आपने पहले तो कुछ नहीं किया, 3 साल आपने बिल्कुल ही बेइज्जती, बिल्कुल एक कमाल दर्जा बेइज्जती का मुजाहरा करते रहे। जब सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिए, क्लियर इंस्ट्रक्शन है, इनको वो एडमिट कराना चाहिए था। मतलब मेरी समझ से बाहर है कि जाके घंटे में चेक करके, और उन्होंने क्लियर कर दिया है। अभी टेस्ट रिपोर्ट भी नहीं आई, ब्लड टेस्ट हुए और कुछ चीजें, और इनकी तो मेरे ख्याल में उनकी वो सीटी स्कैन तो शायद ना वो उसे क्या कहते हैं, कार्डियो स्कैन होता है क्या, वो एक प्रॉपर वो एक टेस्ट है काफी, वो रिपोर्ट भी नहीं आती। तो अदालत साहब ने इनको बिल्कुल ठीक भी करार दे दिया फौरी तौर पे। भैया आप अगर वैसे तो शिफा में कोई तुक ही नहीं, मुझे तो समझ नहीं आई कि शिफा क्यों लेके गए, लेकिन पेम्स लेके गए थे, वो एडमिट कर देते, 1-2 दिन तक बस एडमिट कर ही देते ताकि टेस्टों की रिपोर्ट्स आ जाए, डॉक्टर प्रॉपरली पूरा इन्वेस्टिगेट कर ले चीजों को। लेकिन मैं कोई समझ से बाहर है कि इतना छुपा के और करके, और ये मतलब बिल्कुल ही
कोई सियासी इन्होंने मुजाहरा किया ही नहीं है। यानी ये कोई ऐसा नहीं लगता कि इस मुल्क में यानी ये जो हुक्मरान जमात है हमारी, कोई सियासी जमात है, कोई जमहूरी जमात है, कोई इनकी कोई सियासी रवायात है, कोई बात है, कुछ बिल्कुल नहीं। और ये सबसे ज्यादा शिकवा करते हैं, इनकी बातें सुनो तो लगेगा जिस तरह इनको बड़े जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं और खुद वो पहाड़ से मतलब और महापहाड़ तोड़ रहे हैं। और बहुत ही अफसोसनाक रवैया है, मतलब उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई मामूली सी जस्टिफिकेशन भी नहीं है। अचानक उनको ज़ाब्ते याद आ गए हैं, फलां चीज़ आ गई। सुप्रीम कोर्ट जब एक ऑर्डर दे दिया है तो उसको पता फॉलो करे सिंपली। आप भी नहीं कोई ढेर सियाने आ गए कि जनाब ये जी वो जी कह दी हक नहीं है। पानी साहब चलिए, यही सब कुछ अगर जो करना था आप डायरेक्ट अल-शिफा लेके जाते, वहाँ पे यही सब कुछ करके अगर आप वापस ले जाते तो फिर कुछ ना कुछ आप जस्टिफाई कर सकते थे। माजिद साहब, क्या वजह है जो हुकूमती हमें एक्शंस नज़र आ रहे हैं, ये क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, क्या वाजे कर रहे हैं? बहुत प्रेशर में है हुकूमत और किस चीज़ का खौफ है? और अब क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर भी अमल दरामद नहीं होगा, यानी कानून की बालादस्ती बिल्कुल ख़त्म हो गई है यहाँ पे? बहुत शुक्रिया। ये बात दुरुस्त है कि अदालती फैसलों का एहतराम अब उस तरह से मौजूद नहीं है और हमारे सामने गुज़िश्ता 3 से 4 साल की कई मिसालें हैं कि जिनके अंदर अदालती फैसलों को इल्तवा में डाला गया, उनको उनकी हुकूमतुली की गई, क्योंकि सिस्टम में मौजूद लोग ये समझते हैं कि अदलिया से जो उन्हें खतरात थे वो ज़्यादातर तो कम हो चुके हैं, लेकिन जो कुछ थोड़े बहुत रहते भी हैं वो इस काबिल नहीं हैं कि उन्हें इतनी तवज्जो दी जाए और मुख्तलिफ इफ्स एंड बट्स के साथ उसका कुछ ना कुछ हल निकाल लिया जाता है। इस मामले में भी मैं इसको कंटिन्यूएशन के तौर पे ही देखता हूँ कि जिसके अंदर अदालत के अहकामात के हवाले से थोड़ा बहुत अमल करवा लिया गया, इस चीज़ का मैसेज कन्वे कर दिया गया कि जी कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। और इस हवाले से जो अहम तरीन बात है जो आज हुई है वो ये है कि मिस्र के जो साबिक सदर हैं मोहम्मद मुर्सी, उनका जो तज़किरा आया है वो बड़ा अहम है और वो उनकी वफात भी ऐसे हुई थी कि जिसमें वो अदालत में हेयरिंग के लिए मौजूद थे और अचानक वो गिरे और उनका इंतकाल हो गया। तो उसमें क्या किया गया था? उसमें यही हुआ था कि उनका जो हाई ब्लड प्रेशर के या शुगर के जो मामला थे उनको सीरियसली नहीं लिया गया था। तो अगर इस तरह के खदशात का इजहार किया जा रहा है तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। हुकूमत से तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हुकूमत ने पहले भी कुछ कवायद और ज़वाबित का ज्यादा ख्याल नहीं रखा और जिस तरह से ये निज़ाम चलाया जा रहा है उसके अंदर ताकत, इख्तियार, तकब्बुर को ज्यादा अहमियत दी जा रही है, असूल और ज़वाबित को कम अहमियत दी जा रही है। बिल्कुल सही। बाबर डोगर साहब, कल एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई है और फॉर्मेलिटी भी बिल्कुल वैसी नहीं पूरी की गई जिस तरह से की जानी चाहिए। क्या कहेंगे आप? बहनें भी ये कह रही हैं कि बानी बार बार कह रहे थे कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है और कोई रसाई उन तक नहीं है। वो कह रहे हैं कि कोई इंसान मेरे तक नहीं पहुंच सकता। बहनों से भी 10 महीने बाद मुलाकात हुई है। ह्यूमन राइट वॉयलेशन क्लेम कर रहे हैं वो लोग। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन थी और उन डायरेक्शंस को ओपनली वायलेट कर दिया गया। अभी कोई 20 दिन पहले मोहसिन नकवी साहब जो थे वो ये कह रहे सिस्टम की बात कर रहे थे कि सिस्टम जो है वो कमज़ोर है, सिस्टम है ही नहीं है। और आप देखिए कि इस्लामाबाद टेरिटरी उन्हीं के अंडर आती है, चीफ कमिश्नर उनके अंडर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे लेकिन उनको अल-शिफा की बजाय पेम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। सिस्टम को ओपनली चैलेंज कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की रिट को चैलेंज कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हवा में उड़ा दिया गया। अब ये डिपेंड करता है कि कोर्ट्स जो हैं वो किस हद तक आज़ाद हैं और वो किस तरह से इस मामले को देखती हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये बूमरैंग है, ये चीज़ें घूम के वापस आती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। कल नवाज शरीफ जब कोटलखपत जेल में थे, खान साहब यूएसए में थे, तो खान साहब वहाँ से डायरेक्शन जारी कर रहे थे कि जी मियाँ साहब का एसी उतार दें, उनका टीवी उतार दें, उनके अखबारात बंद कर दें, घर का खाना बंद करें। उस वक़्त के चीफ मिनिस्टर ने, उस वक़्त के होम सेक्रेटरी अली मुर्तज़ा थे, उनको भेजा, जेल में भेजा कि खुद जाके इंस्पेक्ट करें, रिपोर्ट तैयार करें कि मियाँ साहब क्या फैसिलिटीज़ इंजॉय कर रहे हैं और उनको ख़त्म किया जाए। यानी कि इस कदर खान साहब। और फिर राना सना जो थे जब वो जेल में थे तो उस वक़्त भी उनको पंखा दिया गया, हार्ट के वो पेशेंट थे और उनको वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही थी, पंखा बंद कर दिया जाता था। तो उस वक़्त खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे,
उनको उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि कल इसी जेल में उन्होंने भी आना है। बहल आज वो हैं तो ये इनके पास हुकूमत है, ये सारा कुछ दे चुके हैं। तो ये जो हुकूमत होती है ये सारी उम्र के लिए तो नहीं होती। जो बैठा होता है वो समझता है कि शायद ये कुर्सी जो है वो उसी के साथ ही जाएगा, ये कुर्सी यही रह जानी है। बिल्कुल सही। और ये जो जेल है ना, ये नए कैदी का इंतजार कर रही होती है। तो जो आज आप किसी के साथ कर रहे हैं कल वो आपको भुगतना पड़ेगा। होना तो ये चाहिए था कि गवर्नमेंट बड़े दिल का मुजाहरा करती और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाता ही ना। बिल्कुल सही। वो खुद कहती कि जनाब जहाँ से आपने इलाज करवाना करवा लें। इसमें ये तो मैं हैरान हूँ, मियाँ साहब जो हैं वो शरीफ मेडिकल ट्रस्ट से इलाज करवाते रहे हैं। मियाँ साहब तो खैर लंदन ही चले गए, कोर्ट ने कहा जी लंदन भेज दें तो वो लंदन चले गए इलाज कराने, फिर वापस ही नहीं आए। तो ये कौन सी बातें कर रहे हैं, ये कौन सी प्रेसिडेंट्स की बातें कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि मिनिस्टर कहते हैं कि जनाब कल दूसरे कैदी भी कहेंगे। मेरा सवाल ये है कि अभी तक ये डाटा देने के पंजाब गवर्नमेंट प्रेसिडेंट डिपार्टमेंट से कितने कैदियों ने रिटे की ना हमें भी लंदन इलाज करवाने के लिए इजाजत दी जाए, या कोई गया हो, या कोई गया हो। हाँ एक तो गया ना, मियाँ साहब तो गए, उनके अलावा तो ये सारी चीजें घूम के वापस आनी है। ये सदा किसी ने इस कुर्सी पे नहीं बैठना और जेलें जो है ना वो इंतजार कर रही होती हैं। ये कैदी बदलते रहते हैं। मियाँ साहब कई दफा गए, कई दफा रिहा हुए, फिर ये जो आप प्रेसिडेंट छोड़ के जाएंगे वो आपको फेस करनी पड़ेंगी। बिल्कुल ठीक है। यानी आप ये कह रहे हैं बाबर डोगर साहब के जो आपने बोया है वो अब आप काट रहे हैं। बिल्कुल, जो बोया वही काटेंगे। खान साहब ने जो बोया वो भी काट रहे हैं और जो ये बोएंगे ये भी काटेंगे। इसी विशेष साइकिल में हम फंसे रहेंगे। और फिर सर कल की जो सिचुएशन बनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक गवर्नमेंट भी क्लियर नहीं थी। हमने देखा कि पिम्स के रास्ते भी सारे क्लियर किए गए, सिक्योरिटी इंतजामात किए गए, वहां पे लोग पहुंचे, फूलों की पत्तियां निछावर हुई, फिर उनको लेके चले गए कहीं, सॉरी वो अलशिफा की मैं बात कर रही हूँ, और उनको पिम्स लेके चले गए। यानी लास्ट मोमेंट तक गवर्नमेंट क्लियर नहीं थी कि उन्होंने करना क्या है। क्या किसी इंस्ट्रक्शन का इंतजार किया जा रहा था? मेरा नहीं ख्याल ऐसी इंस्ट्रक्शन का, ये अपने अंदर का खौफ है। अगर इंस्ट्रक्शंस होंगी भी, ये इस वक्त जो हुआ है ये मेरे ख्याल में, मेरी मालूमात के मुताबिक तो वाज़ेह तौर पे ये मुस्लिम लीग नून का ये जो हुक्मरान जमात है इसके अंदर के ही मामलात है। यानी ये हुकूमती है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि बाहर से कुछ ताकतवर हल्के कोई ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मतलब नहीं हुआ, यहीं तक रहे चलो कि उसमें जो भी है इनका ही है। मेरा तजिया या मेरी मालूमात यही है। इनके अंदर खौफ है और बेतहाशा खौफ है, और चीजें इनको लग रहा है जिस तरह रेत मुट्ठी से फिसलना शुरू हो रही है, इनको ऐसे लग रहा है कि चीजें उनके हाथ से निकलना शुरू हो रही है। और अल्लाह करे निकले, मैं तो ये चाहता हूँ कि निकले। ये जो गलत हवाओं का रुख बदलता हुआ आप देख रहे हैं, हवाओं का रुख बदलता हुआ देख रहे हैं। मुझे तो लगता है कि होगा, लेकिन मैं वैसे कहना चाह रहा हूँ कि गैर जमहूरी रवैयों से, आप गैर सियासी रवैयों से आप हुकूमत नहीं चला सकते। बिल्कुल सही। आप देखें, ये जो वरायत साहब ने बीच में लिखा था इनको बड़ा गुस्सा है, इनको बड़ा, लेकिन वो वरायत साहब ने बात तो ठीक ही, ना इनसे नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, ना इनसे इकॉनमी संभल रही है। और हाल इनका ये है कि स्कूलों को, कॉलेजों को प्राइवेटाइज करके, अब वो कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में, तहसील और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों को भी प्राइवेटाइज आउटसोर्स करते जा रहे हैं। यानी हुकूमत अपना सारा काम पीछे खींच रही है। जो से काम है सेहत और तालीम और लॉ एंड ऑर्डर, उन सब से पीछे हट रहे हैं। पंजाब हुकूमत की बात खास तौर पे कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम पंजाब में रहते हैं, बताते हैं, भुगतते हैं इनको, और बाकी चीजें कर रहे हैं। और वो करने के लिए इन्होंने मतलब एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट जनाब फैसलाबाद में मेट्रो शुरू कर रहे हैं। इसमें करें भाई, एक तरफ से आपसे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, आप जो स्कूल आपसे चल नहीं रहे, अस्पताल आपसे चल नहीं रहे, और ऊपर से आप इतने अरबा रुपए, मतलब कोई इनको आइडिया ही नहीं है कि हुकूमत गवर्नेंस होती क्या है। बैड गवर्नेंस की इंतहा हम देख रहे हैं, और सारे और कुछ चीजों को पेंट करके कोशिश करते हैं अपने एक ड्रामा करने की और करने की कि जी हम बहुत अच्छी चीजें चल रही। भाई ऐसा नहीं होता, लोग भुगत रहे हैं। मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी मैंने बात की थी, किसी आप किसान से देही इलाकों में चले जाए, पंजाब का मोस्टली इलाका तो देही इलाका है, जो किसानों का हाल हुआ पड़ा है, और जो गंदम पे हुआ, हर फसल पे बर्बाद हुए पड़े लोग। तो लोगों को जाके पूछे तो सही ना कितना गुस्सा है लोगों में, और दुकानदारों में, ताजरों में, लाहौर में भी ये जो टाइमिंग के सख्तियों से इससे दुकानदार इतने नाराज हैं, ताजरों कहते हैं पहले ही काम नहीं है, तो चलो हमें करने दो काम, हम बैठे हम ही कर रहे हैं ना काम। तो लोग गाह आ जाता है, बोला इतनी गर्मी है पंजाब में, लाहौर में और शहरों में इतनी हब्स है, उसमें 7-8 बजे तक तो लोग निकल नहीं पाते, 4-5 घंटे का दोपहर का इतना बड़ा गैप होता है। तो कोई कारोबार बहुत मुतासिर हुआ है। आप सही कह रहे हैं खाकानी साहब, एहसास की कमी है। माजिद साहब, हुकूमत तो ये कह रही है कि बानी बिल्कुल फिट हैं,
अगर ऐसा ही है तो फिर अदालती हुक्म पर नजरसानी की ज़रूरत आखिर क्यों पेश आई है, और क्या एक्शन लिया जाएगा जो इन्होंने अदालती फ़ैसले को उस तरह से फॉलो नहीं किया जो हुक्म दिया गया था? क्या फ्यूचर आप देखते हैं? बानी को फिट करार दिया गया है, जो इनकी रिजर्वेशंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और बहन ने कहा है कि बानी भी जो अपनी रिजर्वेशंस बता रहे हैं, अब क्या होगा आगे? देखिए, इसमें जो कानूनी और असूली बातें हैं वो बेमानी होती जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि ये बड़ी सराहत से है कि जो कैद तन्हाई है या फैमिली से वकला से ना मिलने देना, उसकी एक मुकर्ररा मुद्दत है, और जो बैनुल अक़वामी कवानीन है वो इस बारे में बड़े वाज़े हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर वो उसको बेसिक ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी और जो मेंटल टॉर्चर की जो कैटेगरीज हैं उसके अंदर इसको शामिल किया जाता है जी। लेकिन यहाँ पर इस तरह से चूंकि मामलात को देखा नहीं जाता, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला है, और शेर जंगल का बादशाह है, वो चाहे अंडे दे या बच्चे दे, तो इस सिचुएशन में हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट की जानिब से कोई असूल और कानून और ज़ाब्ते का तो उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा या ख्याल रखा जाएगा। इस वक्त सिचुएशन ये बन रही है कि गवर्नमेंट चूंकि एक पैनिक मोड में भी है, उस पर 2-3 किस्म के प्रेशर्स हैं। एक तो इकोनॉमी का प्रेशर है, दूसरा नए इंतजामी यूनिट्स का प्रेशर है, तीसरा ये है कि उनका जो नैरेटिव है उसके हवाले से पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में जो थोड़ी बहुत कुर्बत नजर आती है उससे भी वो परेशान है। तो इस सारी चीज में जिस तरह हम इमरान खान साहब से शिकवा करते थे कि मुज़ाकरात में पीटीआई के लीडर्स को एक एक बात पूछ के आना पड़ती है, अब मुस्लिम लीग नून का भी आलम है कि उन्हें एक एक चीज पूछ के आना पड़ती है, और जब तक वो वहां से जवाब नहीं आता उस वक्त तक वो बेचारे पैनिक में और हरबोंग के अंदर जो है वो बैठे होते हैं। तो जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट जो है वो कामयाब तो नहीं हो सकेगी। हाँ, चलती जरूर रहेगी लेकिन कामयाब नहीं हो सकेगी। बिल्कुल सही। बाबर डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो हमने देखा कि हुकूमती इकदाम था कल का, इसने कितना फ़ायदा पहुँचाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और कितना नुकसान पहुँचाया है नून लीग को? इमरान खान की सेहत के हवाले से ऑफ कोर्स उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, बहुत बड़ा एक वोट बैंक है, लोगों को बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन थी, और खाली अता ताड़र साहब के जो स्टेटमेंट है उसके ज़रिए से तो उस पर तो कोई यकीन नहीं करेगा कि उन्होंने कहा वो तंदुरुस्त हैं, आपने 4-5 घंटे रखा और उसके बाद उनको जेल वापस भेज दिया, और इवन उन तक उनके डॉक्टर की रसाई भी नहीं करवाएगी। डॉक्टर फैसल जो थे वो तो इल्तिफा बैठे हुए थे और इनको इंतजार करते रहे, तो इस पे तो कोई यकीन नहीं करेगा। वो जो खौफ थे उनकी सेहत के हवाले से, जो वसवसे थे, वो तो उसी तरह से हैं। अब पहले ये पीटीआई को ये कह रहे थे कि ना आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट से रिलीफ लें। अब वो कोर्ट में गए हैं तो हुकूमती रवैये के बाद उनके पास एक ही ऑप्शन बचा है, जिस तरह से वज़ीर आला केपी कह रहे थे कि अब वो उस पर यही है कि वो स्ट्रीट पावर की तरफ आएंगे। हाँ जी। मुझे एक बात बताएं, इकोनॉमी पहले ही बेड़ा गर्क है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लॉ और कानून नाम की चीज़ ही कोई नहीं है यहाँ पर, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, किस तरह से इकोनॉमी ये इंप्रूव करेंगे? और ये सारी चीजें गवर्नमेंट खुद कर रही है, इस सारी चीजों की जिम्मेदार गवर्नमेंट खुद है, कोई और नहीं है। ये आप इसका मतलब ये है कि अपोजिशन को मजबूर कर रहे हैं कि वो सड़कों पे है। वो किस तरह से पॉसिबल है कि एक उनका लीडर है जो पॉपुलर लीडर है, जो जेल में पड़ा हुआ है, उसकी सेहत के हवाले से बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है, ना आप किसी को रिपोर्ट शेयर करने देते हैं, ना उसकी बीमारी के हवाले से बात करना चाहते हैं, ना आप उसका इलाज करवाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, यही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, 27 सितंबर के एहतजाज को कितनी जिला बख्शेगा ये इकदाम हुकूमत का? आपको लगता है कि ये बहुत पॉपुलर होने वाला है ये एहतजाज और बहुत लोग निकलेंगे? ये जो देखिए, मुझे नहीं पता लोग निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, लेकिन एक चीज तो जरूर है कि इससे तशवीश बड़ी है, लोगों का गमो गुस्सा बड़ा है। जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए तो उस वक्त एक पीटीआई के कैंप में थोड़ी सी खुशी थी, और लोग ये चाह रहे थे कि चलें उनका किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से, किसी रिलायबल प्राइवेट हॉस्पिटल से उनका ट्रीटमेंट हो जाए, टेस्ट हो जाए, पता तो चले उन्हें है क्या। और इसके साथ साथ डॉक्टर फैसल, उनके जाती मौलिक जो हैं, जब उनकी मौजूदगी में सारा कुछ हो रहा होगा तो चले फैमिली को भी तसल्ली मिल जाएगी कि उनकी सेहत के हवाले से। लेकिन अब जो हुआ है उसके बाद फिक्र बढ़ गई है, पार्टी के अंदर टेंशन बढ़ गई है, फैमिली के अंदर टेंशन बढ़ गई है कि जिस तरह से गवर्नमेंट चीज़ों को छुपा रही है कि क्या खौफ है। पार्टी तो इल्ज़ाम दे रही है कि उनको जहर ख्वानी दी जा रही है, उनकी खाने में जहर दिया जा रहा है। ये तो उनकी फैमिली भी इल्ज़ाम लगा रही है और पार्टी भी इल्ज़ाम लगा रही है। अब ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट का फर्ज है कि वो इस ये जो खौफ है इसको ख़त्म करे, और उनको जहाँ से वो चाहते हैं वहाँ से उनको टेस्ट करने की
इजाजत satisfaction मिलनी है, उन्हें चाहिए इजाजत ताकि मिलनी चाहिए, ये चीज बिल्कुल ऐसे खत्म ही हो है। जाए। मैं हैरान हूं कि इस रवैये से मामला खराब हो रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे। बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया। अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि एक तरफ सिनेरियो चल रहा है, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने मुज़ाकरात की पेशकश की है, जिसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बलियों से बाहर निकलने की धमकी दे दी है। बैरिस्टर गौहर साहब ने क्या कहा है, वाज़े तौर पर क्या क्लियर किया है, ब्रेक के बाद इसको जानेंगे और पैनल की राय भी इस पर लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को दोबारा मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धमकी दी है असम्बलियों से बाहर निकलने की। बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि शायद कुछ रोज़ बाद हम असम्बली में ना रहें, आपको अपने स्टाइल की जमहूरियत मुबारक हो। आमिर खाकवानी साहब, एक तो ये कि वज़ीर आज़म साहब मुज़ाकरात का कह रहे हैं, कितने प्योर हैं इंटेंशंस हुकूमत की, और दूसरी तरफ ये जो बैरिस्टर गौहर साहब ने धमकी दी है असम्बलियों से बाहर निकलने की, कितनी ये अक्लमंदाना आप स्ट्रेटजी देख रहे हैं? देखिए कि ये पिछले 2 सालों में तीसरी, चौथी, 5वीं बार पेशकश की है वज़ीर आज़म साहब ने। हर दफा ये एक बोगस पेशकश साबित हुई है, बिल्कुल झूठ साबित हुआ है और कोई भी इसका फॉलोअप नहीं हुआ। यहाँ तक कि अपोजिशन ने, तहरीक इंसाफ ने बंदा नॉमिनेट कर दिया महमूद खान चकजई को। चकजई साहब को अपोजिशन लीडर बनाया इसलिए गया। चकजई साहब जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसी गुफ्तगू फरमाते हैं, मैं इंतजार कर रहा था काफी दिनों से कि चूंकि 2-1 महीने हो गए इन्होंने ऐसी पेशकश नहीं की। कि शहबाज शरीफ साहब की आदत है कि हर 2-2.5 महीने बाद, 3 महीने बाद ऐसी स्टेटमेंट एक दे देते हैं। पता नहीं किसको बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं, मैंने नहीं समझ पाया। मुझे लगता है अपने आप को बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं शायद ये। तो बहरहाल चकजई साहब हमेशा उनका बड़ा वेलकम करते हैं और वो कहते हैं ठीक है जी, हम तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए, आप कमेटी बनाएं मुज़ाकरात, ताकि मुज़ाकरात के लिए जब आप बात करते हैं तो मुज़ाकरात की कमेटी बनाते हैं ना। आपको 2-3 बंदे, 4 बंदे जो भी लोगों को मेंशन करें, उनको एक नॉमिनेट कर दें कि हाँ भाई वो, ताकि इधर अपोजिशन भी अगर अपने एक टीम एक नॉमिनेट कर दी। महमूद खान चकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को बनाया ही इसलिए गया है कौमी असेंबली और सेनेट में, ताकि ये मुज़ाकरात कर सके, क्योंकि दोनों पीटीआई की नहीं है। लेकिन मतलब चकजई साहब तो बहुत सीजन पॉलिटिशियन है ज़ाहिर है। तो मतलब ये है कि अगर शहबाज शरीफ साहब बाकी सीरियस हैं तो फिर ऐलान करें ना, कमेटी ऐलान करें, कमेटी बनाए, कोई जो भी इसके जो एसओपीज बनाए, कुछ चीज बनाए कि टर्म और रेफरेंस क्या होंगे, क्योंकि आगे तो बढ़े ना। मतलब अपोजिशन क्या कहेगी, हम मुज़ाकरात नहीं करते। अपोजिशन तो बेचारी पिट रही है बार बार। बट इवन महमूद चकजई साहब ने ये भी कहा कि हमारे मुज़ाकरात में हम इमरान खान की कोई उसकी बात ही नहीं कर रहे। हम तो वो मतलब उनका कहना ये था कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो एक कानूनी, एक आईनी तकाजा है वो पूरा किया जाए और चीजें उस पर तक बस हम बात शुरू कर दें। तो ये कुछ करते नहीं है। जहां तक दूसरी आपने बात की बैरिस्टर गौहर की, मेरा ख्याल है अभी एक स्टेटमेंट तो है, मुझे नहीं पता कि इसमें अपोजिशन ऐसा अगर, लेकिन अगर वो जाते हैं तो ये बहुत ही सख्त होगा और अच्छा नहीं होगी बात। ज़ाहिर है असेंबलियों से रिजाइन करना पहले भी मुझे नुकसान हुआ था, लेकिन अब अगर ऐसा करते हैं तो समझदार फिर वो दोबारा ऑल आउट वार पे जाएंगे और एक किसी बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा होगा। क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब भी एक मुत्तहिदा अपोजिशन की बात कर रहे हैं, तो अगर मुत्तहिदा अपोजिशन बनती है तो ये कोई बहुत अच्छा अलामत नहीं है। मैं आपसे इस पर भी बात करना चाहूँगी मुत्तहिदा अपोजिशन की, क्योंकि बिलावल भुट्टो भी राब्ते करें। लेकिन पहले इसी पॉइंट पे मैं माजिद साहब की राय लेना चाहूँगी। माजिद साहब, मुज़ाकरात होते देख रहे हैं या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असम्बलियों से वॉकआउट आप देख रहे हैं, क्या हो रहा है? ये हुकूमत की जो इंटेंशंस है वो प्योर होती हैं, जिस तरह खाकवानी साहब कहते हैं कि कुछ टाइम के बाद ये स्टेटमेंट वज़ीर आज़म की तरफ से आ जाती है, लेकिन इंटेंशंस उतनी प्योर हमें नहीं लगती। अगर इंटेंशंस प्योर हों, वाकई वो चाहें, तो फिर अमली तौर पर भी इकदाम होने चाहिए उसके लिए। जी बिल्कुल, इसमें बुनियादी मसला ये है कि जो हुकूमत है वो किस हद तक इस मामले में इख्तियार रखती है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इतने बाइख्तियार हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से अपने फैसले खुद कर सकें। इसलिए वो जब बार बार इस चीज़ का तज़किरा करते हैं तो वो महज वक्त गुजारी के लिए तो हो सकता है, लेकिन उसके अंदर कोई पोटेंशियल पेशकश मौजूद नहीं होती। हमारे सामने एक मिसाल मौजूद है कि जिसमें तहरीक इंसाफ और हुकूमत के एक हाई पावर डेलीगेशन में मुज़ाकरात हुए और उसमें मज़हका खेज सूरत हाल उस वक्त हुई कि जब हुकूमत की जानिब से इस चीज़ का ऐलान किया गया कि इमरान खान से मजीद रहनुमाई के लिए तहरीक इंसाफ का वफद मुलाकात करेगा, और वो मुलाकात आज तक नहीं हो सकी। सही। तो इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट की या फेडरल कैबिनेट की और उन पॉलिटिशियंस की इस हवाले से क्या लिमिटेशंस हैं और क्या अथॉरिटी है। तो जब उनके पास ये इख्तियार मौजूद नहीं है तो फिर ये सिर्फ एक ऐसी चीज है कि जिसको बार बार दोहरा कर एक मामले को जिंदा रखने की कोशिश की जाती है। उसकी वजह यह कि असेंबली की मुद्दत 5 साल है और 5 साल में कुछ ना कुछ तो अपोजिशन को कहना ही होगा।
सही। उसके लिए बेहतर यही होता है कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये कह दिया जाता है कि ये मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन अमली तौर पर इसमें गवर्नमेंट के पास इतनी अथॉरिटी मौजूद नहीं है कि वो इसके ऊपर कोई फैसला खुद कर सके। बिल्कुल सही। बाबर डोगर साहब, अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ असम्बलियों से वॉकआउट करती है, इस्तीफ़ा दे देती है, तो क्या होगा? कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर आज उन्होंने फिर डायलॉग की बात की है कि जनाब अपोजिशन से वो डायलॉग करने को तैयार है। सवाल ये है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की तो बात मानने को तैयार नहीं है। हुकूमत उनकी ट्रीटमेंट के हवाले से उनको किसी अलशिफा तक लेके जाने को तैयार कोई रिलीफ नहीं दे रहे। हुकूमत उनकी बीमारी को पब्लिक में डिस्कस करने को तैयार नहीं है। हुकूमत ने उनकी फैमिली के साथ मुलाकात पर पाबंदी लगाई हुई है। तो पीटीआई जो है उसका तो वाहद एजेंडा जो जिस पे वो डायलॉग करेगी या करना चाहती है वो तो यही है कि इमरान खान की बीमारी, उनकी ट्रीटमेंट और उन पे जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं वो ख़त्म की जाएं। और खान साहब तो वो तो पहले कह चुके हैं कि वो कोर्टों का सामना करने को तैयार हैं। तो वो तो इस मामले पर क्या प्राइम मिनिस्टर उनसे डायलॉग करेंगे जी। और वो डायलॉग किस हद तक मीनिंगफुल हो सकते हैं? सवाल तो ये है कि हुकूमत जो है वो अगर उनसे ये डायलॉग किए जाते हैं तो हुकूमत क्या खान साहब को जो रायतें मांग रही है वो देने की पोजीशन में है? यही बात पीटीआई की लीडरशिप कह रही है। यही तो वो कहते हैं कि जनाब इनसे डायलॉग करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, इनके पल्ले ही कुछ नहीं है, हम इनसे क्या डायलॉग करें। तो दूसरा अब उसका सबसे बेहतरीन जेस्चर तो ये था कि कल गवर्नमेंट अल-शिफा हॉस्पिटल ले जाती, बल्कि हुकूमत ये कहे कि जनाब आपने जहाँ से भी इलाज करवाना करवा लें। ज़ाहिर बात है कि जिस भी हॉस्पिटल में जाएंगे, तमाम जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ पर हैं वो सारे गवर्नमेंट की जुरिडिक्शन में हैं। गवर्नमेंट वो कोई गवर्नमेंट की जुरिडिक्शन से तो बाहर नहीं है। वहाँ जाकर इलाज कराया जा सकता है, वो सब जेल डिक्लेयर हो सकती है। वहाँ ये मसला ईगो का है, मसला है क्या? क्यों नहीं इनको वहाँ पे इलाज कराने दिया जा रहा है जहाँ पे ये चाह रहे हैं? क्यों ज़ाती मौलिश की रसाई नहीं दी जा रही? ये ईगोइस्टिक प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है हुकूमत का कि वो क्या समझती है अगर हमने इनकी बात मान ली तो क्या ही हो जाएगा? खौफ है ज़हन में, खौफ है, उनकी पॉपुलैरिटी से खौफ है। उनका ख्याल है कि अगर इनको ये आज़ादी दी जाएगी, अगर उनको ट्रीटमेंट करवा दिया जाएगा, एक एम्बिगुइटी गवर्नमेंट रखना चाह रही है, इस तरह के एक एनवायरनमेंट मेंटेन करना चाह रही है। मेरा ख्याल है कि ये इस तरह का जो एनवायरनमेंट है वो गवर्नमेंट के अपने हक में भी नहीं जा रहा। इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। इससे जो लोगों को के अंदर जो रिजेंटमेंट है वो भी बढ़ रही है। अगर ये उनका ट्रीटमेंट करवा रहे होती गवर्नमेंट, अगर उनसे फैमिली मिल लेती तो क्या फ़र्क पड़ जाता। यहाँ पर उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने नहीं दिया जा रहा। यही गवर्नमेंट, मेरा मतलब यही नवाज शरीफ थे जिनको पाकिस्तान से बाहर इजाज़त मिल गई इलाज करवाने की, और वो चले भी गए और फिर वापस भी नहीं आए। तो एक बंदे को ये अच्छा, गवर्नमेंट के अंदर चल तो रहा है कुछ, आमिर खां क़ानी साहब, कुछ अंदर चल रहा है, कुछ ऐसा है जिसकी पर्दादारी हो रही है, कुछ डिप्रेशन है, कुछ टेंशन है, क्योंकि बिलावल भुट्टो भी गवर्नमेंट से हमें नाराज़ नज़र आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो भी अपोजिशन से राब्ते कर रहे हैं। कितना ये अलार्मिंग है हुकूमत के लिए? और ये जो राब्ते हो रहे हैं बिलावल भुट्टो के अपोजिशन से, क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए, बिलावल भुट्टो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटेजी और तरह की होती है। वो मुख्तलिफ बाज़ करते रहते हैं इस तरह का, थोड़ा सा पोजीशन से मिलते भी हैं, फिर पीछे हट जाते हैं जब फैसला करो। इस वजह से उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा रहा। लेकिन मौलाना फजल रहमान अगर मुत्तहिदा पोजीशन की बात कर रहे हैं और खुद उसमें एक्टिव हुए हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फजल रहमान साहब बहरहाल एक प्रॉपर पोजीशन में है भी, सही है, पोजीशन लीडर भी है ज़ाहिर, और वो शाकी भी हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों से शाकी है। नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब दोनों से शदीद शिकवे हैं उनको, और उनको अगर उनको स्पेस नहीं मिल रही तो वो वैसे भी नाराज हैं। तो वो अगर शामिल होते हैं तो भारत उनके पास सीट फोर्स भी ज्यादा है, इस पर ज्यादा लोगों को इकट्ठा भी कर सकते हैं। पीएस पार्टी का तो उस तरह नहीं, बहुत सारे स्टेक्स हैं उनके हुकूमत की वजह से। तो वो एक इम्पोर्टेंट है। चीजें कुछ डेवलप तो हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही। मतलब मैं तो इसको भी देख रहा हूँ कि मीडिया के अंदर भी चीजें थोड़ी सी आना शुरू हो गई हैं। कल मैं देख रहा था वसीम बदामी साहब के शो में मरियम भुट्टो साहबा का बिशरा बीबी की मुशीरा, उसकी 15-20 मिनट गुफ्तगू थी, ऐसा मतलब कम होता था। तो अब आना शुरू हो गई, और भी कई जगहों पे नाम भी खान साहब का और चीजों में भी। तो कुछ चीजें मतलब खुल शुरू हो गई हैं, जरा स्पेस मिलना शुरू हो गई। लेकिन अभी इसको ये अंदाजा लगाना
कबल उस वक्त होगा या टू मच होगा कि मतलब सब कुछ खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं होता, इतना आसानी से नहीं होता चीजों का। लेकिन बहरहाल अगर तहरीक इंसाफ पे भी डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरह का, अभी तक वैसे मेरे हिसाब से तो बहुत मैच्योर उन्होंने बिहेव किया है और समझदारी का मुजाहरा किया बैरिस्टर गौहर वगैरह ने, और बार बार वो अपने कारकुनों को अपील करते रहे, सब चीजें करते रहे कि इसको कोई पॉलिटिक्स का इशू ना बनाए और हम हेल्थ के हवाले से, तो उनका मुस्बत रवैया रहा है। अच्छा। इस सारे को लोग खुद आते रहे हैं सड़कों पे, पुलों पे, हमें तस्वीरें हम देख रहे थे। खाकानी साहब, अगर ये जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसकी जगह पुरानी क़यादत होती तो रवैया मुख्तलिफ होता और रिस्पॉन्स मुख्तलिफ होता और उसका फिर रिएक्शन भी मुख्तलिफ होता, क्या समझते हैं आप? पुरानी क़यादत से क्या मुराद है? खान साहब फवाद चौधरी साहब होते, शाह महमूद कुरैशी साहब होते। देखिए फवाद को चौधरी साहब तो प्रैक्टिकल आदमी है काफी ज्यादा। शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे ख्याल यही कमोबेश यही होता। अच्छा। तो ये भी बैरिस्टर गौहर वगैरह भी एक मुतदल लोग हैं ना, मतलब इन्होंने भी एक मैच्योर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ज्यादा तजर्बाकार आदमी, ज्यादा पुख्तकार आदमी, सियासतदान थे, जाहिर उनका कद-काट भी इनके से ज्यादा था। तो मेरा ख्याल है अभी तक चीजें ऐसी ही हैं। इसमें जो डिसाइसिव रोल होगा, जो इम्पोर्टेंट होगा, वो खान साहब का तहर अपना है और खान साहब की हमशीर गान का है, क्योंकि वो बहरहाल उनके कारकुनों में, पार्टी के कारकुनों में मकबूल जो है वो इमरान खान की बहनें ज्यादा हैं। कम अज कम उनकी जज्बाती अपने आप को वो एफिलिएशन फील करते हैं। और तहरीक इंसाफ में ना एक चीज आपने देखा होगा चल रही है, शकी बहुत है, वो शक बहुत वहां पे होता है, क्योंकि उनके साथ धोखे हुए बहुत सारे हैं ना। जिन लोगों को वो लीडर मानते थे उनमें से बहुत सारे दौड़ गए, मुखालिफ हो गए, कंप्रोमाइज हो गए या तासुर मिला के कंप्रोमाइज हो गए। तो हर एक को शक की नजर से देखते, लेकिन वो सिर्फ खान साहब की हमशीर गान को वो शक की नजर से नहीं देखते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, कोई भी बंदा उन्हें पता बिल्कुल ठीक है। माजिद निजामी साहब, बिलावल भुट्टो जो अपोजिशन से राब्ते में है, सियासी हिकमत अमली आपको नजर आ रही है या हुकूमत के लिए खतरे की घंटी है ये? देखिए, सियासी हिकमत अमली कहना ज्यादा मुनासिब होगा। उसकी वजह यह है कि अभी एतमाद साजी का एक लंबा सिलसिला शुरू होना है, जिसके बाद चीजें इस मरहले तक पहुंचेंगी कि हुकूमत अपने लिए खतरा महसूस करे। अगर अभी ऐसी कोई चीजें हैं भी तो वो बहुत बेसिक लेवल के ऊपर हैं। और हमने ये देखा है PDM-1 में कि वहां पर मामला ये था कि जब तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के मामला खराब हुए तो PMLN और पीपल्स पार्टी उनकी जगह लेने के लिए बिल्कुल तैयार थे। यहाँ पर हमें सूरत हाल इसलिए मुख्तलिफ नजर आती है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर हुकूमत के साथ बिल फर्ज मामला खराब भी होते हैं तो असम्बली के अंदर जो इक्वेशन बनेगी उसमें या तो पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को इकट्ठे होना पड़ेगा जी। तो उसमें अभी तक ऐसा कोई मामला नजर नहीं आ रहा कि तहरीक इंसाफ के हुकूमत या रियासत किसी से भी ऐसे ताल्लुकात होंगे जिसकी बुनियाद पर यह दावा किया जा सके कि मामला इस रुख की तरफ जाएगा कि हुकूमत को खतरा होगा। ठीक है। तो चूंकि ये चीज मौजूद नहीं है तो इसलिए इसकी मौजूदगी का ना होना ये बात जाहिर करता है कि मामलात इस हद तक खराब नहीं है कि हुकूमत जो है वो खतरा महसूस करे। बिल्कुल ठीक। बाबर डोगर साहब, आप भी राय इसी पे लेना चाहूँगी कि हुकूमत के लिए खतरा है बिलावल भुट्टो जो राब्ते कर रहे हैं, या ये एक स्ट्रेटजी है, और क्या आप देखते हैं कि फ्यूचर में PTI और पीपल्स पार्टी का इल्हाक हो सकता है? देखिए, इस वक्त जो बात हो रही है गवर्नमेंट को किस चीज़ से खतरा है? इस वक्त एक ये तासुर दिया जा रहा है, बार बार एक चीज़ पूछी जा रही है कि जी नए सूबों की बात हो रही है। तो नए सूबों से जितना मेरा ख्याल है कि PMLN के से ज़्यादा तो PTI ज़्यादा खाइफ है, ज़्यादा खौफजदा है। तो अगर PTI जो है उसका अभी तक उस पर कोई स्टैंड नहीं आया वाज़े तौर पर, और मेरा नहीं ख्याल कि PTI नए सूबों के हवाले से उसकी कोई वाज़े स्ट्रेटजी है। ठीक है। वो तो बिलावल मेरा ख्याल है कि सिर्फ ये गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ाने की बात है कि कश्मीर इलेक्शन के बाद वो पुट ऑफ हैं, उनका ख्याल है कि धांधली हुई है। और वो ये उन्होंने ये भी जो मीटिंग हुई है उसमें ये भी कहा कि जनाब इस पे लेजिस्लेशन होनी चाहिए इलेक्शन की शफाफियत पे, और इसके साथ साथ PTI को अपना पार्लिमानी रोल अदा करना चाहिए, कमेटियों में वापस आना चाहिए। तो ये सारे जो टैक्टिक्स हैं ये सिर्फ ये है कि नून लीग पे प्रेशर बढ़ाया जाए, नून लीग को किसी तरह से आइसोलेट किया जाए, लेकिन ये इससे ये नहीं है कि गवर्नमेंट गिर जाएगी या गवर्नमेंट को कोई ख़तरा है। अच्छा। उनके वालिद प्रेसिडेंट हैं, 3 सूबों में उनके गवर्नर लगे हुए हैं, तो उससे किस तरह से, और पार्लियामेंट में इनके मफादात जो हैं वो हैं, तो किस तरह से ये अगर मेरा मतलब कि गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करेंगे तो इनके भी मुफादात जो हैं वो हिट होंगे।
तो सिर्फ ये सारी चीज़ें जो हैं फ़िलहाल मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट पे थोड़ा बहुत प्रेशर मेंटेन किया जा रहा है। शायद वो चाहते होंगे कि इलेक्शन की शफाफियत पे कोई बिल लेके आ रहे हैं, उस पर कोई बातचीत हो जाए। इससे आगे मुझे नहीं लग रहा पीटीआई और पीपल्स पार्टी जो है इन ये मिल के कोई बड़ा अलायंस बन सकता है या कोई इस तरह की चीज़ बन सकती है। ठीक है बाबर डोगर साहब, आपका पॉइंट आ गया। अभी ब्रेक पे जाना है। नए सूबों या इंतजामी की जो बात हो रही है, क्या इससे गवर्नेंस बेहतर होगी? और फिर पंजाब में बलदियाती इंतखाबात की भी बात करता है, डेट्स भी अनाउंस हो गई हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा और इतनी देर से क्यों याद आई बलदियाती इंतखाबात कराने की? पैनल के राइस पर जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। नए सूबों या स्मॉल यूनिट्स की बात हो रही है, इसके साथ साथ बलदियाती इंतखाबात भी होने जा रहे हैं पंजाब में। आमिर खाकवानी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि नए सूबों की ज़रूरत ज़्यादा है या मजबूत बलदियाती निज़ाम की ज़रूरत इस वक्त ज़्यादा है मुल्क में? देखिए, मजबूत बलदियाती निज़ाम की जरूरत तो सूबों के बाद भी रहनी है। जितने मर्जी यूनिट बना दें, असल में बलदियाती इदारों को भी मजबूत बनाना चाहिए और उनके पास फंड्स भी होने चाहिए, वो कुछ काम भी कर सके। ये जो गली उसकी सड़क की और नालों की और नालियों की और इस तरह की पॉलिटिक्स है, ये खत्म होनी चाहिए। ये काम बलदियाती इदारों का। दुनिया में देखिए, जहाँ पे भी जमहूरियत चल रही है और लोकल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इख्तियारात होते हैं। आप मेयर लंदन के इख्तियार देख लें, उनका बजट देख लें। न्यूयॉर्क में ये जो दौरान ममदानी साहब इतने मशहूर हुए, इतने मारूफ हुए, इस वजह से हुए कि मेयर इतना पावरफुल, वहाँ पे उसके पास सीट है, इतने इख्तियारात हैं और इतना बजट है उनके पास कि वो बहुत सारे काम लोगों के लोकल सतह पे हो जाते हैं। तो यही बलदियाती निज़ाम को मजबूत बनाना चाहिए। और नए सूबों में सच्ची बात तो ये है कि पाकिस्तान में इतने ज्यादा सूबे बनाना आसान काम नहीं है। पाकिस्तान में जो सूबा बन सकता है, मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूँ, वो साउथ पंजाब का सूबा इसलिए बन सकता है कि उस पर सारी पार्टियां रजामंद हैं, उस पर किसी इख्तलाफ नहीं है, ना पीएस पार्टी को है, ना मुस्लिम लीग को है, ना तहरीक इंसाफ को है। इसके अलावा कोई सूबा भी बनाएंगे तो बहुत सारे नए मसले खड़े हो जाएंगे। तो बनाना है तो वो एक सूबा बना दें, फिर बलदियाती निज़ाम को मजबूत बनाएं। बिल्कुल ठीक है। माजिद साहब, मुझे ये बताएं कि अगर मजबूत बलदियाती निज़ाम हो जाता है तो फिर सूबों की ज़रूरत कम हो सकती है? क्योंकि खाकवानी साहब जैसे कह रहे हैं, सूबे बन भी गए तो मजबूत बलदियाती निज़ाम बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये मामला इसलिए उलझ चुका है कि जैसे ही सूबों की डिस्कशन हुई है, पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून जाग गई है और कल ही उन्होंने पंजाब के वज़ीर बल्दियात ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बात की, मुलाकात की और कहा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अब ऐसा कौन सा ये मामला दरपेश हो गया कि जिसमें 10 साल के बाद मुस्लिम लीग नून को याद आया कि इलेक्शंस जो है वो फौरी होने चाहिए। पहले तो डिलेइंग टैक्टिक्स के साथ ये कहते थे जी हल्का बंदियां पहले करनी है, मजीद करनी है, उनमें तब्दीली होनी है। फिर ये है कि जो डिप्टी कमिश्नर्स को इन्होंने जो इख्तियारात दिए पिछले ऑर्डिनेंस के अंदर, वो पढ़कर तो वैसे भी बल्दियाती और मुकामी हुकूमतों का जो निज़ाम है उसकी रूह जो है वैसे ही इंतकाल कर जाती है। तो इस सारे मसले के अंदर जैसे ही सूबों की डिस्कशन आई है तो मुस्लिम लीग नून को बल्दियाती इलेक्शंस याद आ गए। और अभी भी यहाँ पर इंटेंट का ही मसला है कि चूंकि नीयत एक बाइख्तियार मुकामी हुकूमत की नहीं है और वक्त गुजारी के लिए ये मामला किया जाएगा तो ये उस तरह से फायदामंद नहीं होगा। तो जरूरत इस बात की है कि अगर आप ये चाहते हैं कि जी सूबों का मामला डिले हो तो फिर ऐसा कोई मुतबादिल निज़ाम लेके आए जो पहले से कानून में मौजूद है और जिसकी असर और जिसकी जो इफेक्टिवनेस है वो भी होनी चाहिए। अगर यूजलेस किस्म का एक लोकल गवर्नमेंट बनाया जाएगा जिसके पास इख्तियारात और फैसला साजी नहीं होगी तो फिर मसाइल ज्यादा होंगे। अनफॉर्चुनेटली जैसे हम देख रहे हैं सिंध में। बाबर डोगर साहब बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि एकदम से पंजाब में बलदियाती इंतखाबात की बात हो जाना, कहाँ से ये खबर आई? जैसे ही सूबों की बात हुई तो इंतखाबात की हमने सुना कि डेट्स भी अनाउंस होने जा रही हैं और फिर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। आपको लगता है कि अगर मजबूत बलदियाती निज़ाम बन जाता है तो सूबों की ज़रूरत नहीं रहेगी और ये मामला दब जाएगा? देखें, पंजाब गवर्नमेंट की कोई ऐसी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराने की इंटेंट नहीं थी, कोई ख्वाहिश नहीं थी, ना ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाना चाह रहे थे। उसकी सबसे बड़ी और अहम वजह ये थी कि आर्टिकल 140 ए जो है वो ये कहता है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाए जाएँ, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है वो उनको डेलीगेट की जाए और ये जो इलेक्शंस होंगी ये पार्टी बेसिस पर होंगे। सही। अब पंजाब गवर्नमेंट किसी सूरत में पार्टी बेसिस पर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस नहीं करवाना चाहती। वो ये चाहते हैं कि नॉन पार्टी बेसिस पर इलेक्शन करवा दिए जाएं और जो भी जीते उसको घेर घार के अपने साथ मिला के नून लीग की गवर्नमेंट बना दी जाएं।
अब दूसरी बात ये है कि अभी रिसेंटली आपने पिछले 2 हफ्ते में देखा कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने उन्होंने बहुत सारी नई पोस्टें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिएट कर दी, बहुत सारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वहाँ पर लगा दिए गए, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर लगा दिए गए। वहाँ पर मेरा मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट में पहले एक एसी होता था, अब उसके नीचे एक एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर दे दिया, 3 एडीसी होते थे उसकी जगह 5 कर दिए गए। तो पहले ही डिस्ट्रिक्ट बड़े टॉप हैवी हो गए हैं, वहाँ पर बेतहाशा ब्यूरोक्रेसी तैनात कर दी गई है। बिल्कुल सही। तो अब ये जो बेचारे लोकल गवर्नमेंट के अगर इलेक्शन करवाते हैं तो वो तो मेरे हिसाब में इतनी ब्यूरोक्रेसी की मौजूदगी में एक लूली लंगड़ी सी लोकल गवर्नमेंट होगी जिसपे इख्तियार होना कोई नहीं, ना उसके पास फाइनेंशियल पावर होनी। यहाँ पे तो हालात ये कि मिनिस्टर के पास कोई पावर नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है। चंद एक मिनिस्टर्स को पंजाब में निकाल दिया जाए तो बाकी तो बेचारे सारे बेख्तियारी फिर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट लाते हैं, ब्यूरोक्रेसी के जरिए से गवर्नमेंट चलाई जा रही है, ब्यूरोक्रेसी बड़ी बाख्तियार है, स्ट्रॉन्ग है, तो कैसे इतनी स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी की होते हुए लोकल गवर्नमेंट जो है वो बेचारी काम कर सकेंगी? तो मेरा ख्याल है ये जो प्रेशर आ रहा है सुबह का, बस उसको काउंटर करने के लिए दिखावे के नाम पर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवा रहे हैं। और ये और ज़्यादा ख़तरनाक है, ये जमहूरियत के लिए भी ख़तरनाक है और वैसे भी ख़तरनाक है, क्योंकि अगर आपने जमहूरियत को मजबूत करना है तो एक लोकल गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आपको देना पड़ेगा। इस तरह से करेंगे तो फिर सुबह की डिमांड और बढ़ेंगी। अच्छा, सुबह की डिमांड की अगर हम बात करते हैं तो खाकानी साहब, तमाम स्टेक होल्डर्स का एक टेबल पर बैठना बहुत ज़रूरी है। क्या आपको लगता है कि तमाम स्टेक होल्डर्स इस पर एक पेज पर होंगे, एक टेबल पर होंगे? देखिए, हो सकते हैं अगर कोशिश की जाए ना। बात ये है कि आप अगर नियत किया है, जो इकट्ठा करना चाह रहा है, अगर उसकी नियत इकट्ठा करना है तो हो सकते हैं सब लोग एक पेज पे भी आ सकते हैं। लेकिन जब जहाँ पे एक सिर्फ जाती मफाद हो और अपने एक छोटे मफाद हो, मुल्की, मैं तो समझता हूँ सच्ची बात है कि ये जो कुरान है, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं खास तौर पे, क्योंकि यही लोग आवाम से वादा करके आते हैं ना, मैंडेट लेके आते हैं, बाकी जो लोग होते हैं उनको तो मैंडेट ही नहीं होता। तो ये जो लोग हैं, ये जो करते हैं, अगर ये सीरियस हो, मुल्क के लिए सीरियस हो, तो मुल्की मफाद सामने रखे ना। अगर आप मतलब ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट, रियल मानो नेशनल इंटरेस्ट हमारे यहाँ मिसयूज भी बहुत होता है ना, मिसयूज होता है कि बदनाम हो गया। तो अगर आप वाकईतन अगर मफाद कौमी देखें तो फिर एक पेज पे इकट्ठा होना कोई मसला ही नहीं है। बिल्कुल सही है। माजिद साहब, यही सवाल आपके सामने, नेशनल इंटरेस्ट की खातिर और ये जो नए सूबों की बात हो रही है, क्या तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर होंगे? कौन करेगा प्योर जो एफर्ट है? देखिए, एफर्ट का जहां तक ताल्लुक है तो वो बात तो आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस होना शुरू हो गई है, लेकिन जब तक इस मामले के ऊपर कंसेंसस नहीं होगा ये इफेक्टिवली अप्लाई नहीं किया जा सकता। और उसके बाद खतरा इसी बात का है कि ये सारा कुछ जो है वो बाद में इसको खत्म भी किया जा सकता है। तो इसलिए इत्तफाक राय बड़ा अहम है। सिंध के रिजर्वेशंस हैं, उनको देखने की जरूरत है। लोकल गवर्नमेंट के ऊपर अगर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक होती हैं तो बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट जो 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट है वो एक्टिव होगा और फुली ऑपरेशनल होगा, तो उससे भी बहुत ज्यादा मसाइल हल होंगे। फिर इसी तरह ये है कि जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जोर दिया जाए कि जिस तरह सूबों को फंड्स मिलते हैं, इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके भी एक मुनसिफाना बिल्कुल सही। माजिद साहब, बाबर डोगर साहब कंक्लूड कीजिएगा, एक पेज पर आ सकते हैं स्टेक होल्डर्स? जी बिल्कुल आ सकते हैं। जब तक स्टेक होल्डर एक पेज पे नहीं आएंगे सूबे बन ही नहीं सकते। सबसे पहले तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि सूबे किस बुनियाद पे बनाने हैं। मगर ये जो 20 सूबों की बात हो रही है, ये तो मेरी समझ से वैसे ही बालातर है, इस पर तो कोई भी नहीं मानेगा। ठीक है, सूबे यहाँ इंतजामी ग्राउंड पे बनाए जाएंगे। जैसे जनूबी पंजाब की बात की जाती है कि वहाँ से DG खां से लोगों को लाहौर आना पड़ता है अपने छोटे छोटे कामों के लिए, तो अगर वहाँ पे मुल्तान यानी अगर बात हो रही है तो इसके लिए प्रॉपर एक रोड मैप होना चाहिए और फिर उस पर चलकर इस पर अमल दरामद भी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आमिर खाकानी साहब, माजिद निज़ामी साहब और बाबर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। नाज़रीन, अल्लाह ने के पानी।